आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करने वाले हैं, हम करेंगे अप्रूवल्स और उसके साथ लोन्स को खत्म करते हुए चलेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ये जो है हमारा जीए का जो स्पेशल सीरीज चल रहा है एसबीआई क्लर्क के लिए, उसका एक कंटिन्यूशन रहने वाला है जिसमें हम 4 महीने कवर करेंगे। इसका मतलब क्या, नवंबर से लेकर फरवरी तक करंट अफेयर्स कवर करेंगे और इसके बाद आपको सिर्फ मार्च का ही महीना पढ़ना पड़ेगा। ये हेल्पफुल होगा वो स्टूडेंट्स के लिए जो अभी रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए, या तो जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई, मतलब जिनके 80-20 दिन का टाइम हो, 10 दिन का टाइम हो, जो रिजल्ट आने के बाद तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम हम पहले न्यूज़ के ऊपर बढ़ते हैं। तो पहला न्यूज़ आ रहा है कि आरबीआई ने स्टैब्लिश किया है नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और ये जो है एज अ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। अभी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है उसके बारे में हम कुछ समझते हैं। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि कंट्रोल करता है दूसरे जो बैंक्स होते हैं उनको। अब इसका सीधा एग्जांपल आपको आरबीआई मिलेगा। आरबीआई को आप एज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो जो कि कोऑपरेटिव बैंक को कवर करता है, उसके बाद पेमेंट बैंक को जो है देखता है, उसके बाद जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उसको देखता है, उसका एनबीएफसी को भी देखता है। मतलब मान सकते हो कि जो कंट्रोल करता है दूसरे बैंक्स के ऊपर, ठीक है, तो उसको जो है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बोला जा सकता है। या तो जो दूसरे बैंक मिलके एक कोई बैंक बन रहा है तो उस केस में उसको अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये एज अ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना है। मतलब जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे वो सबका एक साइड से इनडायरेक्टली बोलूँ तो बाप है, ठीक है, ये सबका जो है बाप है। तो इनको जो है अलाउ कर दिया गया कि ये जो है एज अ एनबीएफसी की तरह काम कर सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह भी काम कर सकते हैं। इनको एक तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है किसका, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, उसके साथ जो है ये जो है एज अ एनबीएफसी की तरह भी काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आरबीआई ने अप्रूव किया है वॉलंटरी मर्जर ऑफ 2 कोऑपरेटिव बैंक्स। अब कौन कौन से 2 कोऑपरेटिव बैंक्स, एक है सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक को मर्ज कर दिया गया है टीजीएसबी सरकारी बैंक जो महाराष्ट्र में है, तो ये दोनों को मर्ज किया गया है। दूसरा जो है अप्रूवल मिलेगा आरबीआई की तरफ से कि आरबीआई ने अप्रूव किया है पुणे कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक को मर्ज कर दिया गया है पिपरी चिंदवड सरकारी बैंक जो कि महाराष्ट्र में है। तो 2 महाराष्ट्र के बैंक्स को जो है मर्ज करके एक बैंक बना दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मुंबई बेस्ड आरएमबीएस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जो है सर्टिफिकेट मिल गया है आरबीआई की तरफ से कि वो अब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल चुका है आरबीआई की तरफ से, और अब जो है ये हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में जो है पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लोन के तौर पर दे सकते हैं। तो ये करने के लिए जो है इनके पास पेड अप कैपिटल 500 करोड़ रुपए था, तब जाके ये पॉसिबल हो पाया। उसके बाद ये जो है अपना ऑपरेशन चालू करेंगे मार्च 2025 से, मतलब इसी महीने से जो है ये अपना काम भी चालू कर देंगे, बिकॉज इनको जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल चुका है आरबीआई की तरफ से कि अब जो है आप हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में भी पैसे जो है इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब पैसे जो है दे सकते हो इन टर्म्स ऑफ लोन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड ने जो है अपना 100% स्टैक जो है बेच दिया है किसको, फंडी को। फंडी जो है एक ऑस्ट्रेलियन फिनटेक कंपनी है और इन्होंने जो है पूरा का पूरा टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड ने इन्होंने अपना पूरा 100% स्टैक जो है इनको बेच दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बैंक के पास जो है ना अभी लिक्विडिटी की कमी है, ठीक है, कैश की कमी है, तो इसकी वजह से जो है आरबीआई ने 6,956 करोड़ रुपए जो है बैंकिंग सिस्टम में इंजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि लिक्विडिटी की कमी की वजह से जो है ये किया गया है, और जिसकी वजह से ये जो है 1.4 लाख करोड़ का जो है सरप्लस होगा ये जो इन्वेस्ट किया जाएगा उसके बाद से। इसके बाद नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आ रहा है क्रेडेक्स को है ऑपरेट कर रहा है एज अ ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम के तौर पे। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम के तौर पे ये जो है क्या एज अ प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहा है। तो इस जो क्रेडेक्स है इसकी बात करें तो ये 5th आरबीआई अप्रूव जो है TREDS प्लेटफॉर्म है। इससे पहले कौन कौन से थे, इससे पहले आपको मिलेगा एक तो इनवॉइस मार्ट मिलेगा, ठीक है, इनवॉइस मार्ट मिलेगा। उसके बाद आपको जो है RXIL भी मिलने वाला है। RXIL का मतलब क्या हुआ, रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो कि जॉइंट वर्चरी है ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सिडबी की तरफ से, ठीक है, सेबी नहीं, सिडबी की तरफ से जो एमएसएमई को देखते हैं उनके साथ। उसका जो आपको एक और आएगा M1X, आपको मैं लिख के देता हूँ। 3 तरह के जो है ऑर्गेनाइजेशन एज अ TREDS की तरह काम कर रहे हैं। एक है रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया RXIL, दूसरा है M1X चार्ज, तीसरा है इनवॉइस मार्ट,
ये 3 जो है आरबीआई से अप्रूवल है और ये जो है ऑलरेडी TREDS के ऊपर काम कर रहे हैं। अब जो चौथा ऐड हुआ है वो ट्रेडेक्स ऐड हुआ है, ठीक है। ये चौथा या पांचवा है, अब मैं वो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मर्जर ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव बैंक। नेशनल कोऑपरेटिव बैंक ने जो है मर्ज किया है कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के साथ। और बोला जा रहा है कि नेशनल कोऑपरेटिव बैंक के कुछ 13 जो है ब्रांचेस थे और मोस्टली जो है नेशनल कोऑपरेटिव बैंक कनाडा का बेस्ड है, ठीक है। तो कनाडा का बेस्ड बैंक है और इन्होंने पार्टनर किया है कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के साथ और ये शायद से मुंबई बेस्ड है, ठीक है। तो कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो ऑलरेडी इनका मर्जर हो चुका है मराठा सरकारी बैंक जिसके पास 7 ब्रांच थे और देशमुख सरकारी बैंक जिसके पास 11 ब्रांच थे, इनके साथ ऑलरेडी कॉस्मोस बैंक जो है मर्ज हो चुकी है। और अब जो है नेशनल कोऑपरेटिव बैंक ये भी जो है मर्ज करने जा रही है कोऑपरेटिव बैंक के साथ, कॉस्मोस बैंक के साथ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि आरबीआई ने अप्रूव किया है कि जो HDFC बैंक है वो एज अ ग्रुप एंटिटी तरह काम कर सकती है, ठीक है। तो इनकी जो ग्रुप एंटिटी है जैसे कि HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC लाइफ, HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस, HDFC सिक्योरिटी, HDFC पेंशन मैनेजमेंट, तो इन्होंने जो है एक्वायर किया है 9.5% का स्टैक और ये किया गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। तो आप देख सकते हो कि 9.5% का जो है स्टैक खरीदा है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है बर्मन फैमिली ओपन ऑफर टू एक्वायर एडिशनल 26% स्टैक। तो एडिशनल 26% स्टैक जो है NBFC के जो रेलीगर एंटरप्राइज जो है इनका खरीदा है और ये कुछ 2116 करोड़ रुपए का खरीदा है, ठीक है। तो बर्मन फैमिली ने इसको खरीदा। ये थोड़ा लेसन मोड में आता है लेकिन आपको तब भी थोड़ा ध्यान रख के इसको पढ़ते हुए जाना है, ठीक है। तो बर्मन फैमिली ने कितना खरीदा है? 26% का जो है स्टैक खरीदा है और ये स्टैक का जो है इनको कॉस्ट पड़ गया है कुछ 2116 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि आरबीआई ने अप्रूव किया है कि कैनरा बैंक जो है वो अपना स्टैक जो है डाइवर्स कर सकता है 2 सब्सिडीज़ में, ठीक है। तो कैनरा बैंक की जो 2 सब्सिडीज़ हैं, एक है कैनरा रोबीको एसेट मैनेजमेंट कंपनी और दूसरा है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो ये जो है अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स कर रहे हैं थ्रू IPO, ठीक है। तो ये देखा जाए तो अपना जो भी इनका स्टैक था वो जो है 13% रिड्यूस कर रहे हैं कैनरा रिबुको में और 5% जो है रिड्यूस कर रहे हैं कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस में। अब कैनरा HSBC की बात करें उसमें कैनरा की 51% मिलेगी और HSBC की जो है वो कुछ 25% के आसपास मिलती है। और जो इसके साथ आपको PNB की याद रखना है, PNB जो है इसमें इंक्लूड है, इसमें PNB की 23% के आसपास जो है स्टैक है इस कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आरबीआई ने अप्रूव किया है कि स्मॉल सेविंग बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये जो है ऑफर कर सकते हैं क्रेडिट लाइन ऑन UPI। अब किसी भी पर्सन को अगर UPI की ज़रूरत हो, क्रेडिट की ज़रूरत हो, पैसे की नीड हो, तो वो जो है UPI के थ्रू भी ले सकता है और ये जो है प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन के तौर पे चलेगा। इसका मतलब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पर्सन है उनको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो है सीधे प्री अप्रूव क्रेडिट लाइन जो है ले सकते हैं और वो भी जो है UPI से ले पाएंगे आफ्टर लॉन्चिंग दिस स्मॉल फाइनेंस बैंक। जब ऑफर करना चालू कर देंगे ये क्रेडिट लाइन ऑन UPI, ठीक है। तो इन्होंने ऑलरेडी कर चुका है, देखा जाए तो फरवरी 2025 से ये चालू हो चुका है और ये अलाइन करता है जो MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो है दिसंबर का अनाउंसमेंट था उसके साथ। तो इसके अंतर्गत बोला गया कि ये जो है अनेबल करेगा इंस्टेंट क्रेडिट फॉर इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेसेस। ये मोस्टली जो है बिजनेस के लिए लॉन्च किया गया, इवन इंडिविजुअल जैसे आप और मैं, हमारे लिए भी लॉन्च किया गया, लेकिन मोस्टली जो स्मॉल बिजनेस को फोकस करते हुए लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये किया गया कि सपोर्टिंग द प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत हर एक पर्सन को जो है फाइनेंशियल जो है एक्सेसिबिलिटी मिलनी चाहिए, उसके लिए जो है इसको लॉन्च किया गया था। और फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी के साथ जो है फाइनेंस भी मिलना चाहिए, उसी के लिए जो है इसको सपोर्ट करने के लिए जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना को जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जुर्ले इन्वेस्टमेंट प्लान्स ने जो है राइज किया है AU स्टैक का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि जुर्ले जो भी है, अजीब सही नाम है यार इनका, तो ये सब्सिडरी है तेमा खुश होल्डिंग, आई थिंक ये चाइनीज़ कंपनी होगी कोई। तो इन्होंने 7% का जो है स्टैक जो है राइज कर दिया गया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का।
ज़्यादा डीप में मत जाओ यार, ये 7% से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अभी उतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप ज़्यादा डीप में जो है पढ़ते जाओ, ठीक है। अभी आपको रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा चीज़ पढ़नी है और जो नए नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी, तो उनको तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही कवर करनी चाहिए रादर देन गोइंग इनटू डीप, जो कि अभी मंथली से कवर कर सकते हो। हाँ, एक डेफिनेटली सुझाव रहेगा मेरा जो अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए कि आप अभी मार्च का महीना पढ़ लो डेफिनेटली, और फेब का महीना, ये 2 महीना जो है ना अच्छे से पढ़ लो। इवन पढ़ सकते हो जनवरी वाला महीना ही पढ़ लो अच्छे से डिटेल में। बाकी आप महीना छोड़ दो, जो नवंबर हो गया, उसके बाद दिसंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, वो महीना आप छोड़ सकते हो, लेकिन बाकी ये 3 महीना जो है ना अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तभी जो है एग्जाम क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है रोशनी नादर। रोशनी नादर ने जो है 47% जो है स्टैक एक्वायर किया है वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का। तो वामा सुंदरी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का जो है 47% स्टैक जो है इन्होंने एक्वायर किया है, और इसके साथ जो है HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड का भी, ठीक है। और सॉरी इसमें एक चीज़ गलत बोल दिया मैं, इसमें जो है हिंदुस्तान कॉर्पोरेट लिमिटेड जो है इन्होंने अपना स्टैक बढ़ाया है 57%, और बाकी इन्होंने जो है अपना स्टैक जो है एक्वायर किया है, ठीक है। रोशनी नादर जो है HCL कंपनी की जो है CEO है, इन्होंने एक्वायर किया है वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का स्टैक, और कितना 47%। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है एंजल वन AMC फॉर म्यूचुअल फंड ऑपरेशन। तो सेबी ने जो है अप्रूव कर दिया है कि एंजल वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है अब AMC की तरह काम कर सकती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरह काम कर सकती है, ठीक है। तो मैंने देख सकते हो, अब मैंने जो अप्रूवल्स है वहाँ पे भी आपको RBI के सारे ऊपर वाले मिल गए। अब जो है सेबी के मिल रहा है, इसके बाद जो है नाबार्ड के मिलेंगे, ऐसे डिफरेंट डिवाइड करके रखा हुआ है अप्रूवल्स, जिसके से आपको पढ़ने में हेल्प हो, ठीक है। इसके बाद और भी न्यूज़ है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है RBI न्यूज़ में, और अभी सेबी न्यूज़ बाकी है, वो हमारे जो किशोर सर है वो कर पाएंगे, ठीक है। संडे को वो उनका छुट्टी रहता है बैंक से, तो वो उस टाइम करवा देंगे आपको। बाकी मैं आपको यहीं पे करवा रहा हूँ सेबी वाले न्यूज़। तो इसमें देखा जाए तो ये स्पेशली जो एंजल वन जो है एज एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरह काम कर पाए, और ये भी जो है म्यूचुअल फंड जो है वो दे पाए, ठीक है। तो पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो है स्पेशली इसमें फोकस किया जाए। 2 तरह के जैसे इन्वेस्टमेंट रहते हैं, एक होता है एक्टिव जिसमें आपको लगातार लगे रहना पड़ता है, जैसे स्टॉक हो गया जहाँ पे लगातार कंटिन्यूसली आपको लगे रहना पड़ता है उस इन्वेस्टमेंट में। एक होता है पैसिव इनकम जहाँ पे आपने एक बार पैसा लगा दिया उसका कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो है जहाँ पे पैसा लगा दिया कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो म्यूचुअल फंड होता है। तो मोस्टली ये AMC जो है म्यूचुअल फंड के लिए जो है बना गया है। नेक्स्ट जो है एंजल वन फंड की तरफ से आ रहा है कि एंजल वन फंड जो है इनको अलाउ कर दिया गया, ये जो है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी ने लॉन्च किया है 200 करोड़ का माइक्रो वेंचर कैपिटल फंड, जो कि 100 करोड़ रुपए का होने वाला है, ठीक है। तो ये जो है एज अ ग्रीन श्योर ऑप्शन की तरह काम करेगा, जो कि हेल्प करेगा अर्ली स्टार्टअप्स को कि वो जो है इमर्ज कर पाए अपनी टेक्नोलॉजी को, वो जो है अपनी इमर्ज कर पाए अपनी टेक्नोलॉजी को। उसके लिए जो है ये 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और ये दिए गए किसके द्वारा जा रहे हैं, एंजल फंड के द्वारा। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट करंट अफेयर से पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट करंट अफेयर आ रहा है कॉस्मई फाइनेंस हाउसिंग कंपनी ने जो है अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस लॉन्च करने के लिए सेबी से अप्रूवल ले लिया है, और ये अप्रूवल जो है मई 2024 के एप्लीकेशन के बाद मिला है। और इसके बाद जो है ये एज अ म्यूचुअल फंड बिजनेस में घुस सकते हैं। कौन घुस सकते हैं? कॉस्मिया फाइनेंस होल्डिंग, कॉस्मिया फाइनेंस होल्डिंग जो है एज अ म्यूचुअल फंड बिजनेस में घुस सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कि नाबार्ड ने 127 प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में बनाने के लिए कुछ कितना 903.21 करोड़ रुपये जो है खर्च किए हैं, ठीक है। 9121 करोड़ रुपये खर्च किए। एक मिनट रुक जाओ यार, कुछ एरर आ गया लगता है। हाँ ठीक है, ठीक। तो नाबार्ड ने जो है 903.21 करोड़ रुपये जो है खर्च किए हैं, और इन्होंने बोला है कि ये टोटल 127 प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे। एक प्रोजेक्ट ले सकते हो जैसे कि 412 करोड़ रुपये जो है खर्च किए जाएंगे PWD स्कीम्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद 179 करोड़ रुपये खर्चे किए जाएंगे जल शक्ति विद्गार, जो कि 23 ऐसा बनाए जाएंगे, और टोटल 70 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे पालामपुर सिटी ब्यूटिफिकेशन के लिए। उसके बाद 135 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे स्वेरेज स्कीम के लिए। तो देख सकते हो कि डिफरेंट स्कीम्स में जो है नाबार्ड इन्वेस्ट करने वाला है, और ये जो है एक ही आपको अप्रूवल मिलेगा नाबार्ड की तरफ से। नेक्स्ट चलते हैं NPCI की तरफ से आ रहे हैं। तो NPCI ने जो है फी कॉमर्स जो है लॉन्च किया है, और ये जो है एज अ UPI स्विच सर्विस देने का काम करेगा, जिसकी वजह से जो है इंस्टेंटली जो है पैसा
पे हो पाएगा इसके बाद, ठीक है। तो फी कॉमर्स जो है अच्छे से अब पेमेंट कर पाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है 2 to 5.5 मिलियन की फंडिंग फॉर एस्केलेटिंग लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, और ये जो है इम्प्रूव करेगा फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड बूस्टिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन त्रिपुरा और नागालैंड में, ठीक है। त्रिपुरा और नागालैंड में जो है ये इम्प्रूव करने के लिए बनाया जाएगा। अब ये फंडिंग की बात करें तो ये फंडिंग जो है टोटल 2 to 5.5 मिलियन का जो है लोन देने का काम करेगा फ्रॉम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की बात करें तो ये वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है, जिसके अंतर्गत 12 साल की इसमें मैच्योरिटी रहने वाली है और 4.5 ईयर्स का जो है ग्रेस पीरियड भी रहेगा इसके अंतर्गत, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एनहेंसिंग लैंड स्लाइड एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसके लिए जो है वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है, ठीक है। कितना फंड कर रहा है? 2 to 5.5 मिलियन US डॉलर जो है फंड कर रहा है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये कहाँ पे फंड करने वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये नागालैंड और त्रिपुरा में मोस्टली जो है फोकस करते हुए ये फंडिंग दी जा रही है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये वाला पॉइंट जो है आप इसको स्किप कर सकते हो। अब पढ़ते हैं लोन्स। अब सारे के सारे हमारे अप्रोच खत्म हो गए, अब लोन्स की तरफ पढ़ते हैं। तो लोन्स में आपको वर्ल्ड बैंक की तरफ से कुछ लोन्स मिलेंगे, पहले इसको खत्म करते हैं कि टोटल वर्ल्ड बैंक ने जो है 800 मिलियन का जो है US डॉलर का लोन दिया है, और ये दिया है अमरावती इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को। अमरावती इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को जो है कितना 800 मिलियन का लोन दिया है, जिसकी वजह से जो अमरावती जो है एज अ ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी बन पाई है आंध्र प्रदेश की, और ये जो है टोटल 29 ईयर लॉन्ग जो है ये लोन रहने वाला है, जिसके अंतर्गत 6 साल का जो है ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें कि इसमें जो भी पैसे दिए जाएंगे वो 6 साल का जो ग्रेस पीरियड रहेगा उसमें जापानीज यान में दिया जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना जो 800 मिलियन जो US डॉलर दिया जा रहा है उसमें से 600 मिलियन US डॉलर जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में दिया जाएगा, जिसके से जो है सिटी का जो है फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी हो पाए, ठीक है। तो ये जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए दिया जाएगा, जिसके से ये जो है सपोर्ट करेगा सिटी का फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ल्ड बैंक जो है 200 मिलियन US डॉलर दे रहा है, और ये दिया जा रहा है केरला के एग्रीकल्चर सेक्टर को, और केरला के एग्रीकल्चर सेक्टर को भी सपोर्ट किया जाएगा बाया केरला क्लाइमेट रेजिलेंस एग्री वैल्यू चेन मॉडर्नाइजेशन के द्वारा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते हैं, 35 मिलियन US डॉलर जो है इन्वेस्ट करने जा रही है कौन? वर्ल्ड बैंक। और ये किसको करेगी कि मेघालय का जो है एजुकेशन वो अच्छा हो पाए, और ये किया जाएगा अंडर मेघालय मल्टी सेक्टरल प्रोजेक्ट फॉर एडोलसेंट वेलबींग के अंतर्गत, ठीक है। तो एडोलसेंट वेलबींग के अंतर्गत किया जाएगा, जिसमें मेघालय का जो एजुकेशन क्वालिटी है वो बढ़ाया जाए, इवन जो मेघालय के स्कूल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसको अच्छा किया जाए। नेक्स्ट जो है वर्ल्ड बैंक की तरफ से आ रहा है कि ये बोल रहे हैं कि हम जो है 2424 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करेंगे कि केरला का जो हेल्थ सिस्टम है वो अच्छा हो पाए। तो केरला का हेल्थ सिस्टम अच्छा करने के लिए जो है ये 2424 करोड़ जो है इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो इसमें आपको मिलेगा कि ये जो है अप्रूव किया गया है केरला हेल्थ सिस्टम अप्रूवल प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है 2424 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जो कि एनहेंस करेगा हेल्थ सेक्टर को, हेल्थ केयर को, प्रिवेंट करेगा डिजीज को, इंप्रूव करेगा लाइफ एक्सपर्टीज को। ये आप जितनी भी चीज़ें पढ़े हो ये आपको यहीं पे मिल गया है, तो इतना इधर फोकस नहीं करना। रादर देन दिस, अब जो ये चीज़ें लिखी है ना, केरला को दिया जा रहा है लोन, कौन दे रहा है? वर्ल्ड बैंक दे रहा है, कितना करोड़ रुपए दे रहा है, इसमें ज़्यादा फोकस करो 3 कॉलम पे, रादर देन फोकसिंग ऑन दिस कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 350 मिलियन का पॉलिसी बेस्ड लोन दिया गया है, और ये दिया गया है कि गवर्नमेंट जो है अपना लॉजिस्टिक सेक्टर जो है अपना स्ट्रॉन्ग कर पाए, ठीक है। इंडिया का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग हो पाए, और ये जो भी फंडिंग दी गई है वो स्ट्रेंथन करेगा मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम प्रोग्राम को, जो कि सेकंड सब प्रोग्राम है जो कि बूस्ट कर रहा है इंडिया की इकोनॉमिक कंपटीशन को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट जो है 350 मिलियन का ही लोन दिया जा रहा है थ्रू स्माइल। आई थिंक ये वापस से रिपीट हो गया ये दोनों न्यूज़, तो ये दोनों न्यूज़ जो है वापस रिपीट हो गए, तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 500 मिलियन का US डॉलर का जो है सपोर्ट दिया जा रहा है ग्रीन एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ADB ने जो है लोन साइन किया है। नेक्स्ट चलते हैं, 70 मिलियन जो है US डॉलर दिया जा रहा है, जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए दिया जा रहा है। तो ये ADB जो है वास्तु हाउसिंग फाइनेंस को जो है पार्टनर करके 70 मिलियन का जो है लोन दे रहा है, जो कि बूस्ट करेगा
अफोर्डेबल हाउसिंग, जो भी अंडर सर्व्ड इंडियन स्टेट्स हैं उन सबको, जो अंडर सर्व्ड इंडियन स्टेट्स हैं उनको जो है हेल्प करने का काम करेगा। नेक्स्ट चलते हैं एडीबी जो है 434.25 मिलियन जो है एज अ अमाउंट इन्वेस्ट करने वाला है कि आसाम का जो है एनर्जी सेक्टर ग्रो कर पाए, वो भी कौन सा, रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो ये प्रोजेक्ट जो है इंक्लूड करता है बैटरी एफिशिएंसी सिस्टम को, जो कि अंश्योर करता है कि स्टेबल एनर्जी सप्लाई रहे और इवन जो है पीक डिमांड में भी जो है अच्छे से काम कर पाए। उसी के लिए जो है ये 434.25 मिलियन जो है यूएस डॉलर जो है सपोर्ट किया जा रहा है आसाम के जो रेन्यूएबल इलेक्ट्रिक सेक्टर है उसको। नेक्स्ट चलता है एडीबी ने जैसे आसाम को सपोर्ट किया वैसे ही जो पावर सेक्टर वेस्ट बंगाल को है उसको भी सपोर्ट करने जा रहा है बाय इन्वेस्टिंग 241.3 मिलियन यूएस डॉलर। और ये किया जाएगा जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है उसके अंतर्गत। तो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी। उसके बाद एडीबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर जो है 200 मिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करने वाला है और ये इन्वेस्ट करेंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्यों इन्वेस्ट करेंगे, उत्तराखंड में जो है पानी की सप्लाई की प्रॉब्लम है, उसके से जो है इन्वेस्ट किया जाएगा। और ये इसके लिए जो है यूरोप इन्वेस्टमेंट बैंक जो है को फाइनेंस भी कर चुके पहले ही 191 मिलियन यूएस डॉलर का ऑन पैरेलल बेसिस, मतलब ये ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं 200 मिलियन। उसके साथ ही जो एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक है उन्होंने भी इन्वेस्ट कर दिया है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एडीबी ने 98 मिलियन यूएस डॉलर जो है इन्वेस्ट करने जा रहे हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप फार्मिंग में। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप फार्मिंग को जो है बूस्ट करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट की जा रही है कि ये जो है डिजीज फ्री फार्मिंग हो पाए। ठीक है, तो डिजीज फ्री फार्मिंग हो पाए उसके लिए कर रहे हैं। और ये जो है लोन एज अ पार्ट है बिल्डिंग इंडिया क्लीन प्लांट प्रोग्राम के, जिसके अंतर्गत टोटल 6 क्लीन प्लांट सेंटर्स हैं। और इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसको जो है इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और इन्होंने कोलैबोरेशन किया है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के साथ। और इसके साथ ही आपको एक और नाम याद रखना है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर जो है इस पूरे जो है प्रोजेक्ट को जो है इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कौन कौन से एक बार रिपीट कर ले तो वापस, पहला है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, दूसरा है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और तीसरा है इंडियन काउंसिल ऑफ इंडियन रिसर्च। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारे जो वर्ल्ड बैंक के न्यूज़ थे, एडीबी के न्यूज़ थे वो खत्म हो गए। अब पढ़ते हैं जो इंडिविजुअल्स न्यूज़ है उसके ऊपर। तो ये बैंक है इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो ये एजी बैंक है जो कि 91 मिलियन यूरो जो है इन्वेस्ट करने जा रही है। और ये इन्वेस्ट करेगी जो हमारे इंडिया की जो क्रेडिट कंपनीज हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। तो ये 3 साल का एक तरह से सस्टेनेबल लिंक लोन है, जो कि मैं इस बैंक का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, या क्या अजीब से बैंक का नाम है, देख लेना है जो भी बैंक का नाम है। तो एक गिफ्ट बेस्ड बैंक है जो कि गांधीनगर में इसका ब्रांच खुला हुआ है। ठीक है, तो ये सपोर्ट करेगा एमएसएमई को और वो जो अपना पोर्टफोलियो बढ़ा पाए उसी के लिए जो है ये लोन दिया जा रहा है। नेक्स्ट आ रहा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन्होंने 100 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया है। और ये दिया गया जेके टायर प्लांट को कि जेके जो टायर बनाती है कंपनी, ये अपना प्लांट खोल पाए मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में। ठीक है, यूका का मतलब उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में जो है ये खोल पाए। और इसमें 100 मिलियन में आपको मिलेगा कि 30 मिलियन यूएस डॉलर जो है जेके इंडस्ट्री को दिया जा रहा है और 70 मिलियन यूएस डॉलर जो है उनकी सब्सिडी को दी जा रही है। ठीक है, तो सब्सिडी इंडस्ट्री को ये पैसा दिया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ये जो है 21.828 बिलियन रुपए दे रहे हैं कि स्मार्ट मीटर जो है उत्तर प्रदेश में लग पाए। ठीक है, तो स्मार्ट मीटर के अंतर्गत जो है आप डेली रीडिंग देख सकते हो, उसके अंतर्गत बहुत सारी रीडिंग्स और देख सकते हो जो नॉर्मली रहते नहीं है नॉर्मल मीटर्स में। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं एक करके कवर करना बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी तो उसको कवर नहीं करते। तो जो स्मार्ट मीटर है ये GMR स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो उत्तर प्रदेश की है, तो वो जो है लगाने जा रही है और उनको ही जो है ये इन्वेस्टमेंट मिली है 21 बिलियन रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल मार्केट जो है 1 बिलियन जो है दिया जा रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया को कि वो जो है अपना फ्यूचर का जो ग्लोबल प्रोजेक्ट है उसको बढ़ा पाए। तो फ्यूचर के ग्लोबल प्रोजेक्ट बढ़ाने के लिए 10 साल लंबा जो है बॉन्ड साइन किया गया है इंटरनेशनल मार्केट के साथ। नेक्स्ट चलते हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 120 बिलियन का जो है जापानी सियान दिया है कि रेन्यूएबल सेक्टर जो हमारे इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए। ठीक है, तो रेन्यूएबल प्रोजेक्ट जो हमारे इंडिया में है उसको सपोर्ट करने के लिए 120 बिलियन का जो है जापानी सियान दिया गया है। नेक्स्ट चलता है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने जो है 300 मिलियन यूरो दिया है कि
जो बेंगलुरु है इनका रेलवे प्रोजेक्ट बन पाए। तो रेलवे प्रोजेक्ट नेटवर्क बनाने के लिए ही जो है ये 300 मिलियन यूरो दिया गया है बाय यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। नेक्स्ट चलता है सिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड ने पार्टनर किया REC लिमिटेड के साथ, और ये कुछ 2147.51 करोड़ रुपये देने जा रहा है कि ये जो है पैसा दिया जाएगा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पकलडल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, तो पकलडल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर में है, इसके लिए जो है पैसा दिया जा रहा है 2147.51 करोड़ रुपीस, और इसके अंतर्गत बोला जा रहा है ये कुछ 1000 मेगावाट का जो है ये प्लांट होने वाला है जो जम्मू एंड कश्मीर में बनेगा। और जम्मू एंड कश्मीर में कौन से रिवर में बनेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, मसूदर रिवर पे बनेगा, मारूसुदर रिवर में ये बनने वाला है। नेक्स्ट चलता है एक्सिम बैंक की बात करें तो एक्सिम बैंक जो है 300 मिलियन जो है इन्वेस्ट करने वाली है वियतनाम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ कोस्ट गार्ड एंड पेट्रोल वेसल्स के तौर पे। ठीक है, तो ये वियतनाम के लिए दिया जा रहा है कि ये जो है प्रोक्योर कर पाए गार्ड बोर्ड एंड पेट्रोल वेसल के तौर पे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये मोस्टली जो मर्चेंडाइज है इनके लिए रहता है, ये या तो जो फॉरेन वाली कंपनीज होती है वहाँ पे जो है इन्वेस्ट करती है। तो ये देख सकते हो कि इन्होंने जो है लोन दिया है वियतनाम कंपनीज को, वियतनाम को कि वो प्रोक्योर कर पाए गार्ड बोर्ड जो कि नेवी यूज़ करती है मोस्टली जो, और उसके साथ पेट्रोल वेसल जो है ये दोनों के लिए। नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने 50 मिलियन का लोन दिया है, और ये जो है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लिमिटेड को दिया गया है कि ये फंडिंग जो है एनहेंस कर पाए फाइनेंशियल एक्सेस फॉर माइक्रो एंटरप्राइज एंड सपोर्ट कर पाए 3 से 4 मिलियन वुमेन्स को इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर के लिए। नेक्स्ट चलते हैं नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के लिए 2000 करोड़ रुपये जो है दिए गए हैं कि ये 2000 करोड़ रुपये जो है 120 मेगावाट डेटा सेंटर बनाने के लिए दिया गया है, और ये सेंटर जो है बनाएगा ग्रामी टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और ये जो है सेकंड डेटा सेंटर बनने वाला है इतने बड़े इन्वेस्टमेंट में। इससे पहले जो पहला डेटा सेंटर बना था वो नवी मुंबई में बना था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। सॉरी ये जो 120 वाला बन रहा है ये नवी मुंबई में बन रहा है, और ये सेकंड जो है ऐसा कुछ बनने जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है हाउसिंग एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से ये 11,000 करोड़ रुपये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कि अमरावती ग्रीन फील्ड कैपिटल सिटी बना पाए। देखिए 2 तरह के फील्ड होते हैं, 2 तरह के नहीं, ऐसे फील्ड तो बहुत तरह से होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो 2 होते हैं, एक ग्रीन फील्ड एक होता है ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड वो फील्ड होता है या तो वो प्रोजेक्ट होते हैं जिसको तोड़ के बनाया जाए। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई एयरपोर्ट पहले से बना हुआ है, उस एयरपोर्ट को तोड़ के दूसरा एयरपोर्ट बनाया जाए तो उसको बोला जाता है ब्राउन फील्ड। और अगर कोई चीज़ पूरा स्क्रैच से बनाया जा रहा हो, पूरा प्लॉट खाली हो, उसके ऊपर जो है एयरपोर्ट बन रहा हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है ग्रीन फील्ड। जब पूरा खाली हो, पूरा स्टार्टिंग से बनाया जाए तो उसको इसमें उसको ग्रीन फील्ड बोला जाता है। तो ये ग्रीन फील्ड कैपिटल सिटी जो है अमरावती को बनाने जा रहे हैं, और ये इतना ज़्यादा क्यों बनाया जा रहा है अमरावती, क्योंकि अमरावती जो है नेक्स्ट कैपिटल है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2014 में अलग अलग हो गए थे, जिसकी वजह से अब तक जो है कॉमन कैपिटल था, अब जो है दोनों अपना अपना कैपिटल अलग अलग बनाने जा रहे हैं, और उसकी वजह से जो है ये पैसा दिया गया कितना 11,000 करोड़ रुपये बाय हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं SBI ने जो है 31,802 करोड़ रुपये दिया गया है कि BPCL की जो है रिफाइनरी बन पाए बीना मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो बीना मध्य प्रदेश में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड का जो है रिफाइनरी बन पाए, उसके लिए जो है SBI ने 31,802 करोड़ रुपये दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं ADB ने फर्स्ट एवर बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल फोकस बॉन्ड जो है दिया गया है, जो कि कुछ $100 मिलियन US का है, जो कि कंजर्व प्रोजेक्ट जो भी रहते हैं अक्रॉस एशिया और पैसिफिक उसको जो है फंड करने का काम करेगा। ठीक है, और ये जो है फंडिंग दी गई थी अभी कॉप की मीटिंग थी। ठीक है, कॉप की मीटिंग थी, वहाँ पे जो है दिया गया था कोलंबिया में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो लोन वाला पूरा करंट अफेयर्स था 4 महीने का। इसमें मैक्सिमम जो है आपको लोन कवर कर दिए हैं जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, और कुछ 1-2 लोन रह गए होंगे और वो इतने इंपॉर्टेंट होते भी नहीं, आप उसको छोड़ भी सकते हो। अगर करना चाहो तो डेफिनेटली आप दूसरे जो भी पेमेंट प्रोवाइडर है वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको जो
इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो बता ही दिया है। पहले ये खत्म कर लो, फिर अगर हिम्मत होती है तो फिर बाकी आगे भी कर लेना जितने भी करंट अफेयर्स है, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ करंट अफेयर्स ऐसे भी होते हैं जो नॉन इम्पॉर्टेंट होते हैं, और कुछ कुछ करंट अफेयर्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे से भी छूट सकते हैं यार। ऐसा नहीं है कि हम भी ट्राई करते कि अपना बेस्ट देने की जितने करंट अफेयर्स कवर कर सकते करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि छूट जाता है, ठीक है। वो न्यूज़ वाले से भी छूट जाता है, हमसे भी छूट जाता है। तो वो चीज़ मैं नहीं बोलूँगा कि 100% क्या हम सब कुछ कवर करते हैं, बट डेफिनेटली हम 90 to 95% कवर कर ही देते हैं। 5% जो है वो रह जाता है, ठीक है। 5% के आसपास रह जाता है, और वहाँ से चांसेस बहुत कम होते हैं कि वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया अब 4 महीने का करंट अफेयर्स, लोन और अप्रूवल्स। और इससे पहले मैंने आपको लॉन्चेस करा दिए हैं नेशनल और बैंकिंग के, आप वो वीडियो देख सकते हो। स्पोर्ट्स करवा दिए हैं, और अभी मेरी तरफ से जो बाकी है पेंडिंग, वो डिफेंस की तरफ से न्यूज़ बाकी है, और जीडी प्रेडिक्शन ये सब बाकी है। तो वो सभी मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में करा दूंगा। और अभी मेरा मेन टारगेट है कि सेकेंड वीकली में आपको जितना जल्दी करवा सकूँ उतना जल्दी करवाऊँगा, जिसकी वजह से फर्स्ट वीकली और मार्च का जो सेकेंड वीकली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मैं अभी ट्राई करूँगा आज ही अपलोड करवा दूँ। और अभी के लिए वीडियो इतना रहता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते हैं सरकार चैनल, और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। आपको जिसको लगता है कि ये वीडियो हेल्प कर सकता है उसको शेयर कर सकते हो। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आपको वहाँ से मिल जाएगी पीडीएफ। आप वहाँ से जो है ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। सो वीडियो अभी के लिए इतना रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।